हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। तो कैसे हो आप? मेरा नाम है आकांक्ष छात्रे और आज मैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो चैप्टर आपका उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले कि मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, या पर आपके आई आइकन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मैं चलता हूँ एक्सरसाइज करने, आपसे बाद में मिलूँगा। तो आज इस चैप्टर का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो शुरू होने जा रहा है। इससे पहला जो पार्ट है वो मैंने कवर कर लिया है। तो हमारा आज का टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। जो हमारा आज का टॉपिक है मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। पहला पार्ट तो इस वीडियो का यही है, आज मैं इसका आधा ही पार्ट कवर कर पाऊंगा। इससे नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इससे जो पहला पार्ट था उसके मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप आई आइकन आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए इसे देखते हैं, शुरू करते हैं। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section। जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, जो मेरी सेकंड वीडियो थी इस चैप्टर पे, उसमें लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे, क्योंकि उसे अपने एक बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जो उसने लोन लिया उसे चुकाने में देना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपने उस कार्य को चलाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप क्या सोचते हैं उसने ऐसा कैसे किया होगा, यानी उसने टैक्सेस कैसे बढ़ाए होंगे? आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, जिसका आंसर हमें अभी इस पैरा में दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेम दैट मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस में पुराने राजतंत्र के अनुसार जो वहां का शासक था, मोनार्च का मतलब होता है शासक, यानी जो वहाँ का सम्राट था, वो अपनी स्व इच्छा से वहाँ पर जो टैक्सेस है उन्हें नहीं लगा सकता था, यानी स्वेच्छा से वो अपने कुछ नहीं कर सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ईस्ट स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। बल्कि उसे जो 3 स्टेट्स के जनरल है, हमारे जो तीन स्टेट थे, जो फ्रांस सोसाइटी विभाजित हुई थी, पहला कैलर्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरे स्टेट में मर्चेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, बिजनेसमैन, ये सभी लोग आते थे ना, उन तीनों स्टेट्स के जनरल को बुलाकर उसे एक मीटिंग का हक था, यानी एक वो मीटिंग रख सकता था जिसमें वो टैक्सेस के बारे में प्रपोजल डालता था। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ गया, जो स्टेट्स के जनरल थे, जो स्टेट जनरल था वो एक सामाजिक संस्था थी जिसमें अपने तीनों स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे वो आते थे। जो 3 स्टेट्स के एक तरह से आप समझ लीजिए लीडर, यानी हर एक स्टेट से एक लीडर आता था हिस्सा लेने के लिए, यानी इन प्रपोजल्स को, टैक्सेस को पास करने के लिए। हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन जो वहां का सम्राट था वो एक डिसाइड करता था कि इस सभा को कब बुलाना है। The last time it was done was in 1614। जो सबसे लास्ट में जो सभा बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी, यानी इससे पहले जब ये मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। On 5 मई 1789, ये डेट आप जरूर याद रख लें। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 5 मई 1789 को क्या हुआ था। देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 7 है, 8 है और फिर 9 है, सिर्फ 1 लगाना है, यानी 1789। आप इस डेट को ऐसे भी याद रख सकते हो। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द ईस्ट स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू स्टेट। वो ये जो लुइस 16 था, उसने असेंबली में तीनों स्टेट्स के जनरल्स को बुलाया गया था, जिससे टैक्सेस को प्रपोजल उनके सामने रख सके और पास कर सके। ए रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलिस वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है एक बहुत ही ऐसे समझिए चमकता हुआ, यानी एक दमकता हुआ महल, यानी एक विशाल काय महल। वर्सलिस का एक विशाल काय महल में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें इन सभी के प्रतिनिधि आए गए थे, यानी ये जहाँ पर भी ये मीटिंग हुई थी। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। जो पहली और दूसरी स्टेट्स के
स्टेट थी ना, उन्होंने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे इस मीटिंग में, यानी कैलर्जी वाले और नोबिलिटी वाले उन्होंने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। Who were seated in rows facing each other on two sides। एक मिनट में अभी स्क्रीन आगे कर देता हूं। हम कहाँ पर थे? हाँ, Who were seated in rows facing each other on two sides, यानी ये एक दूसरे के आमने सामने मेंबर्स बैठे थे। ऐसे समझिए कि एक पार्टी के मेंबर हो गए और ये दूसरी पार्टी के मेंबर हो गए, ये ऐसे आमने सामने बैठे थे। चलिए आगे देखते हैं। While the 600 members of the third state had to stand at the back, जो थर्ड स्टेट है उसमें 600 मेंबर आए थे जो कि पीछे बैक साइड में खड़े हुए थे, क्योंकि जो थर्ड स्टेट थी वो इन दोनों उन्हें विशेष अधिकार भी नहीं थे। एक तरह से लोअर कास्ट, आप जैसे हमारे इंडिया होता है ना लोअर कास्ट, एक ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि वे दो स्टेट एक हाई स्टैंडर्ड की समाज के एक वर्ग में बटा था, जो एक तरह से उन्हें विशेष अधिकार जन्म से ही वहां पर थे, इन्हें नहीं थे, इसलिए इन्हें बैक साइड में खड़ा कर दिया था। लेकिन इनकी जो जनसंख्या थी वो तकरीबन 90% थी, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसलिए यहाँ से जो ज़्यादा मेंबर आए थे इस मीटिंग में। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध, यानी एक शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति जो थे इन थर्ड स्टेट में, उन्होंने ज़्यादा बढ़ी चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे घर में भी हम बाहर अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमारे घर से भी आप समझिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे और सामाजिक व्यक्ति ही जाएंगे, ऐसा इसमें था, क्योंकि कुछ मेंबर्स इसमें से अपने पढ़ लिख कर शिक्षित होकर उन्होंने अपने विचारों को विकसित कर लिया था, जो कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था। पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो किसान थे, आर्टिशियंस थे और औरतें थी, उन्हें असेंबली में आने की अनुमति नहीं थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters, which the representative had brought with them। लेकिन उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो आवश्यकताएं थी, उन्होंने अपने तकरीबन 40,000 लेटर्स में अपने प्रतिनिधियों के साथ इस मीटिंग में भेज दी थी। चलिए आगे देखते हैं। Voting in the East State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या है, जो ईस्ट स्टेट्स के जनरल थे पास्ट पुराने समय में, जो वहाँ पर इलेक्शन होता था ईस्ट स्टेट्स के जनरल में, हर एक स्टेट को एक ही मत था, यानी वो अपना निर्णय अपने पूरे स्टेट्स के जो मेंबर थे उनका एक लीडर अपना मत देता था, यानी सिर्फ एक ही रियासत को एक ही वोट देने का अधिकार था। आप ऐसे समझ लिए, हमारे पास एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है। एक ग्रुप में ए में 100 मेंबर्स है, बी में 200 मेंबर्स है, सी में 300 मेंबर्स है। वे 100, 200 और 300 मेंबर्स वोट नहीं डालेंगे, लेकिन उनका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप का सिर्फ 100 मेंबर्स का, 200 मेंबर्स और 3 मेंबर्स का सिर्फ एक मत है, यानी वे एक एक वोट देंगे हर स्टेट से, यानी टोटल 3 वोट। इससे आगे देखते हैं। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। जो वहाँ का लुई 16 जो शासक था वो चाहता था कि यही जो स्टेप है, यानी यही तरीका फॉलो हो, यही प्रैक्टिस फॉलो हो, यानी हर एक स्टेट अपना एक ही मत दे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। देखिए यहाँ पर ईच स्टेट था, हैड वन वोट, यहाँ पर ईच स्टेट, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। ये प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था? ये प्रपोजल रखा गया था थर्ड स्टेट के द्वारा, कि हर एक मेंबर को, हर एक रियासत यानी हर एक स्टेट के मेंबर को वोट देने का अधिकार है, यानी उसकी अपनी एक वोट है। यानी ये चाहते थे कि अगर ग्रुप ए में 100 मेंबर है, ग्रुप बी में 200 और ग्रुप सी में 300 मेंबर है, तो हर एक मेंबर अपनी अलग वोट दे। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यही प्रपोजल एक आइडिया था जो कि रूसो ने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रखा था, और यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी लोकतांत्रिकता के सिद्धांतों की पहचान होती है। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest। लेकिन जो वहाँ का शासक था उसने इनके प्रपोजल को खारिज कर दिया था, यानी उसने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण जो थर्ड असेंबली के लोग थे, स्टेट के लोग थे, इन्होंने अपना असेंबली के बाहर विद्रोह दिखाना शुरू कर दिया, यानी प्रोटेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ और बात बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन है, जो क्रांति की शुरुआत है, जो मैं शुरू में आपको बताना भूल गया था, ये कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था? ये यहाँ पर हमारे बताया हुआ भी है कि ये
ऑन 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई थी टैक्सेस को बढ़ाने के प्रपोजल के अनुसार। लेकिन जो हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ था, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो में, उसमें जो फ्रांस में आतंक का माहौल कब था, उसमें फ्रांस का आतंक का माहौल था 14 जुलाई। देखिए 5 मई को तो ये प्रपोजल रखा गया था, उसके बाद जो फ्रेंच में था वो आतंक का माहौल हुआ, यानी वो इसी प्रपोजल के कारण हुआ था, टैक्सेस बढ़ाने के कारण। टैक्सेस क्यों बढ़ाया था उसके लिए तो आपको देखिए सेकंड वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जिसमें मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, और इससे आगे का पार्ट मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आपके यहाँ जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर इस वजह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी हुई है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। इन 1774 लुई 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस, फेसेस एम्प्टी ट्रीजी एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेम। 1774 में जो लुई 16 था उसने अपनी राजगद्दी को संभाला था, यानी राज्याभिषेक होता है, उसने अपनी राज्य गद्दी पर आसीन हुआ था। उसने राज्य गद्दी पर आसीन होने के बाद अपने राज्य कार्य को चलाने के लिए उसने देखा कि इसके राजकोष का खजाना खाली हुआ है, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। इसीलिए जो सेकंड वीडियो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें इस चैप्टर का अधिकतर हिस्सा कवर हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हो, या आप खुद भी पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आता तो देख लेना। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो क्या है, 1789, यानी यही दंगे वाली डेट जो भी मैंने आपको बताई इधर। कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बास्टिल इज स्टॉर्म्ड, पीस एंड रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। इसी जो 1789 में जो दंगा बढ़ा था, इसी में जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि उन्होंने बास्टिल जिले की जो जेल थी उसे तोड़ दिया था। ये लिंक्ड है चैप्टर। अब वो तो एक ऐसे समझिए आप स्टोरी की तरह था, या अब जो फ्लैशबैक में जाकर आपको पूरी कहानी समझा रहे हैं, इसलिए आप इसे यहाँ से रिलेट कर सकते हो। अगर आप मेरी पहली वीडियो से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन समझाई हुई है। In 1791, a constitution is framed to limit the powers of the king and to guarantee basic right to the all human beings. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पावर था वो अपनी डेस्पोटिक पावर यूज कर रहा था, यानी निरंकुश शक्तियां, वो जैसे चाहे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जो वहाँ के थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो चाहते थे कि जो राज्य की शक्ति पर उस पर लगाम लगे, यानी वो अपनी ही शक्तियों को कैसे भी मनचाहे तरीके से ना यूज करे, अपनी एक लिमिट में यूज करे, और कुछ एक गारंटी दे, यानी कुछ अधिकार भी दे थर्ड स्टेट को अपनी बात कहने के लिए, जो कि सही बात भी है अगर आप खुद से भी सोचो। 1792-93 ये हमारा अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक, जो फ्रांस था वो एक गणतंत्र राज्य बन चुका था, गणतंत्र कंट्री देश बन चुका था। द किंग इज बी हेडेड, और जो वहाँ का किंग था उसका गला काट दिया गया था, उसका सर काट कर मार दिया गया था। ओवरथ्रो द जैकोबिन रिपब्लिक, और जो जैकोबिन का जो गणतंत्र एक तरह से राज्य था उसे ओवरथ्रो यानी इसका पतन कर दिया गया था। इट डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और उस पर डायरेक्टरी फ्रांस पर एक डायरेक्टरी का कब्जा हो गया था, यानी उसने शासनकाल संभाल लिया था। 1804 यानी 1804 नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ द फ्रांस एनेक्सिस। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम इसे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी की डिटेल्स जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।